अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हूं हसन इफ्तिखार, मेरे साथ मौजूद हैं वकास, हबीब जाना और अली वारसी साहब। कैसे हैं आप दोनों? ठीक सर बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा गुजरा आपका वीकेंड महंगे पेट्रोल के साथ? हाँ एकदम बम्प गिरा दिया। नहीं मैंने इस बार तो सच्ची मुझे बम्प फील हुआ मैं कभी लकी नहीं रहा, बट इस दफा एवं ही मैं निकला, थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। वो पेट्रोल पंप साथ ही है, मैं वहाँ गया और मैंने ना वहाँ से डलवा लिया जितना कि मेरी टैंकी में रह गया था, उतने मैंने डलवा लिया। मैंने भी यही किया था। और मैं मतलब अपने मैरी वे जाके शॉपिंग की, तो वापस जब मैं आ रहा था, तफ्तारी का टाइम करीब आ रहा था, तो वहाँ पर लाइनें शुरू हो गई पेट्रोल पंप्स पे। मैं कहा क्या हो गया भाई? तो वो बाद में फिर जो हुआ वो फिर आपके सामने ही है। हाथ हुआ हाथ। तो नाज़रीन, हमारा पहला टॉपिक भी आज का ही है कि आप सबके साथ हमारे साथ बहुत बड़ा हाथ हो गया। और अभी हाथ तो सुनने में आ रहा है कि होता रहेगा जब तक ये जंग जुंग चलती रहेगी। अच्छा, फिर तो मैं कोई बोल दूंगा लाइन, आप कहेंगे कि ये क्या बात कर दी है। अच्छी बात करना, कोई अच्छी नहीं, प्यारी अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं। बच्चे भी देखते हैं हमारा शो। हाँ, हमारे आज के टॉपिक्स हैं भी बहुत ज़्यादा खतरनाक किस्म के। अच्छा, दूसरी बात यह है कि दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। राना साहब जो हैं वो हमें बताएंगे कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है जिस मुसीबत में फंसा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप क्या सोच रहा है? फ्रॉम हॉर्सेस माउथ। नहीं, वो उससे एक स्टेप आगे जाके बताएंगे कि उसके लिए 3 ऑप्शंस क्या हैं। वो सोच कह रहा है, ये तो राना साहब को पहले ही पता है। तीन उसकी अगली फर्दर ऑप्शंस क्या है वो बताएंगे। उसके अलावा सहीफा जबार खटक साहब है, एक एक्ट्रेस है। मैं तो खैर पाकिस्तानी ड्रामा देखता नहीं हूँ, सो इससे मुझे पता नहीं है, लेकिन सुनने में आए हैं कोई अच्छी नॉन एक्ट्रेस है। उनका कोई रेस्टोरेंट है, उसके बारे में उन्होंने कोई बात की थी, कोई वर्कर्स हायर करने के बारे में। उसका क्या ब्लो बैक चल रहा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू कर लें फिर वो पेट्रोल पंप से। यार वैसे कितनी सी आती है कि एकदम ही मतलब 55 रुपए 55 पे ठा करके बचे आके। बात तो सही है। और मतलब फिर वो ये है कि उसके बाद अब आने वाले दिनों में क्या होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जरा थोड़ी सी इसके अंदर आप लोगों को दो और यार हमारी प्रोजेक्शन ये थी कि भाई 115 तक जाता है तो उसके लिए 55 रुपए कर देते हैं। एक ही दफा बढ़ा देते हैं। एक ही दफा बढ़ा देते हैं। वो एक ही दफा में बढ़ गया उतना। हाँ, तो मतलब अगला 92 से वो 115 तक कर गया है। वो 119 आज टच किया। तो अगला बम हमने सोचा था कि यार अगले 2-3 हफ्ते ना जरा सुकून रहेगा, लेकिन वो पहले ही उतना कर गया होगा। अच्छा, यूजुअली जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं वो 1st को और 15th को चेंज होती है ना। तो इसका मतलब है अभी 15th को कोई पता नहीं कि ये दोबारा 55 के ऊपर और मजीद 55 बन जाएगा। वो इस वीक भी डिसीजन होना दोबारा से। अब मतलब यानी 15 से पहले ही डिसीजन हो जाएगा। जी, वीकली बेसिस के ऊपर। वो पेट्रोलियम जो वो है ना मिनिस्ट्री, वो कर रही है ना, पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री करती होती थी। अच्छा देखिए इसमें फेयर, लेकिन राणा साहब एक मिनट, उन्होंने टू बी फेयर ना, उन्होंने अपनी तरफ से बड़ी गेम भी डाली है साथ, वो भी बतानी चाहिए ना वो हमको। उन्होंने कहा है कि आपके लिए 55 रुपये पेट्रोल महंगा करके तो आज वज़ीर आज़म साहब ने और काबीना ने फैसला किया कि वो अपनी 2 महीने की तनख्वाह नहीं लेंगे। और ये नहीं उन्होंने बताया कि चलें वो 2 महीने की तनख्वाह नहीं लेंगे तो क्या उनकी वो जो माशाल्लाह 4800 सीसी गाड़ियाँ हैं उनके अंदर जो पेट्रोल डीजल डल रहा है उसका क्या बनेगा। जो उनके प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ सिर्फ वज़ीर आज़म साहब की नहीं है, यहाँ पे तो ब्यूरोक्रेसी जो होती है ना, एक डीसी साहब होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट के, वो 10-10 गाड़ियों के कॉन्वॉय के अंदर फिरते हैं। जजेस, आप नाम ले लें, प्रोटोकॉल की तो ऐसे लगी हुई है। और वो सारी गाड़ियाँ जो हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, मतलब 2700 सीसी वाली जो 3 या 4-5 लीटर का 5 किलोमीटर करती हैं लीटर पीछे। तो मतलब 55 रुपये हम अपनी जेब के भी दें, फिर इनके लल्लों तो लल्लों के भी पैसे हम दें। यार ये तो बात ठीक नहीं है ना। वो फारूक सलीम साहब ने एक ट्वीट किया हुआ है, उन्होंने कहा है कि 2 महीने की तनख्वाह को मेरे ख्याल से कुछ करोड़ बनती है इनकी ना, बनती होगी। और जो इनकी गवर्नमेंट की गाड़ियां हैं वो अरबों रुपया, कोई 2 अरब रुपए के करीब है उसका 2 महीने का ऑयल का खर्चा। तो जो करने वाला काम है वो है। आई थिंक ये कोई अभी स्पीच उन्होंने करनी है, कौम से खिताब करना है प्राइम मिनिस्टर साहब ने। मुझे लगता है कि उसमें वो कुछ अनाउंस करेंगे, बट आई मस्ट अप्रिशिएट द पंजाब गवर्नमेंट, उन्होंने वो चीज़ें कर दी हैं। आप शायद आपने देखा हो, मैं तो मेरी तो हटी हुई थी, तो मैंने तो एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी काफ़ी ज़्यादा वो क्रिटिसाइज़ कर दिया। तो उस पर अता तारड़ साहब ने भी एक्सप्लेनेशन दी, और जो पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर हैं राना सिकंदर हयात, क्योंकि मैंने उसमें लिख दिया क्या था कि इनसे सबसे गाड़ियाँ वापस ली जाएं और ये जो ब्यूरोक्रेसी है इससे भी ली जाएं। मैंने कहा एडवाइज़र मिनिस्टर सबसे सरकारी गाड़ियाँ वापस ली जाएं, अपनी गाड़ियाँ चलाएं। तो उस पर राना सिकंदर हयात ने लिखा कि मैं तो ये प्रपोजल दे चुका हूँ कि ये काम कर लेना चाहिए। तो बहरहाल पंजाब गवर्नमेंट ने अब वो किया है। उन्होंने कहा है कि इनको कोई ऑयल नहीं मिलेगा, और जो ब्यूरोक्रेसी है, देखो ब्यूरोक्रेसी से नहीं कर सके 100%, उसको कहा है कि 50% आपकी रिडक्शन होगी, बट इवन देन आई थिंक वो अच्छी बात है, लेकिन उस पर अब इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। अब देखिए मसला पता क्या है हसन, इस गवर्नमेंट की ना प्रॉब्लम ये है, दे डोंट हैव एनी क्रेडिबिलिटी, फेडरल गवर्नमेंट की खास तौर पे। और जो इन्होंने ये 55 रुपये किया ना, मैं आपको बताऊँ अवाम बहुत तंग है, बहुत गाली निकालती है, और फेडरल गवर्नमेंट को तो इतनी निकालती है कि परेशान कुछ मामलात हो गए हैं। आपने सिटी साहब को भी सुना होगा, वो भी कह रहे हैं कि बहुत काम ख़राब है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ नेगेटिव सेंटिमेंट अगेंस्ट द फेडरल गवर्नमेंट, एंड
ड्यूरिंग दैट सेंटिमेंट उन्होंने 55 रुपये जो इंक्रीमेंट किया है, दैट्स इनकी मतलब खच्चे उड़ा के रख दिए हैं इनकी रेपुटेशन के. आई डोंट नो हाउ विल दे विल रिकवर फ्रॉम दिस, बट यू नो आमतौर पे कर लेती होती है गवर्नमेंट, लेकिन हमारी आवाम भी थोड़ा सा कराई देती होती है बचत. बट लेट्स सी वो होता है या नहीं होता. लेकिन देखें, ये जो एक IRGC के कमांडर हैं, उन्होंने स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा है कि अगर आप $200 पे अफोर्ड कर सकते हैं ना ऑयल, तो आप ये गेम्स खेलते रहें, कंटिन्यू प्लेइंग दीज गेम्स, उन्होंने ये कहा है. तो वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि आपका जो पेट्रोल की ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो $200 पर बैरल जाएंगी. अब हसन मुझे आप बताएं, मैं नहीं इस पे बात करता, आप मुझे बताएं कि अगर 200 पे चली गई तो क्या होगा. ना साहब 200 नहीं, मेरा ख्याल है 140-50 तक ही हमारी तो टेंटें हो जाएगी पाकिस्तान में. और मसला एक और ये भी है इसके साथ कि देखिए, आप पंजाब गवर्नमेंट ने वो आज स्कूल्स का भी अनाउंस किया है. आप पंजाब गवर्नमेंट की बात करें, उन्होंने बंद कर दिया, उन्होंने कहा घर से करें, सेविंग करने की कोशिश की जा रही है. लेकिन इसमें ये मैं अली से डिस्कस अभी कर रहा था प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि हमारा वैसे इसमें कसूर भी कोई नहीं है ना. मतलब ये गरीब मुल्क हमारे जैसे जो है बड़ी बड़ी ताकतें लड़ती हैं तो हम रगड़े जाते हैं. मेरा ख्याल है कि मैंने एक वो कैलकुलेशन देखी है, उसके अंदर 130-135 पे चला गया ना अगर वो बैरल, तो हमें वो रुपयों में पड़ेगा 400-450 का. तो 450 से तो अगर मेरा नहीं ख्याल आप $200 कह रहे हैं, मैं आपको 130-135 के ऊपर की कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि वो 4 को 100 की है. लिविंग मेमोरी में 400 पेट्रोल नहीं टच किया. और मेरा मतलब बहुत ज़्यादा मसला होगा, फिर इन्फ्लेशन का एक सैलाब आएगा. और फिर होता ये है कि पेट्रोल की कीमत तो फिर भी कम हो जाएगी 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद जब ये वॉर ख़त्म हो जाएगी, ऑयल नीचे आ जाएगा, पेट्रोल की कीमत तो कम हो जाएगी. लेकिन जो पेट्रोल से मिल के इन्फ्लेशन हुई थी ना, चाहे वो किरायों की सूरत में थी, ट्रांसपोर्टेशन की सूरत में थी, किसी सूरत में भी थी, वो वापस नहीं आएगी. ट्रू, 100%. और पाकिस्तान में तो आई कभी भी नहीं आएगी. अच्छा, और फिर एक और है कि इसमें जो गवर्नमेंट का भी वो है एक तो ये है ना, गवर्नमेंट ने कर दिया 55 रुपये, वो कहते हैं जो इंटरनेशनल प्राइसेस, हम क्या करें, हमने आप ही को देनी है, आप ही ने पैसे देने हैं, व्हाटएवर. पर इसकी आड़ में अब जो दूसरे लोगों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर दी है, दूसरी चीज़ों को शॉर्ट करना शुरू कर दिया मार्केट से. आप नाम लेते जाएं, मतलब सिगरेट हैं या कोई और चीज़ के बारे में बात कर लें. बैटरीज़ के बारे में मुझे लोग बता रहे हैं कि बैटरियों की कीमतें बढ़ गई हैं. उनसे पूछा जा रहा है क्यों, तो कहते हैं जंग लग गई है, ट्रेड बंद हो गई है. मतलब ये एक तमाशा शुरू हुआ है. एक तो नॉर्मल चीज़ है, एक इन्फ्लेशन का जो शॉक नॉर्मल वाला है जो कि रियल है, जो कि ऑयल की प्राइसेस और दूसरी चीज़ें बढ़ने से आपको पड़ेगा. और दूसरा ये शॉक होगा जो ये इस किस्म की हरकतें होंगी. तो उसके बाद तो फिर कोई अच्छा मतलब दुआए खैर तो नहीं देगा आपके बारे में. क्यों अली, दोगे दुआए खैर? यार हमसे हसन सीधी सी बात है अली, $200 बैरल अगर हो गई क्या होगा? $200 पर बैरल. $200 पर बैरल. देखिए, 700-800 का तेल हो गया. यही कह सकता हूँ कि हम सारे रगड़े जाएंगे, एवरी वन ऑफ अस. स्कूल्स अभी बंद हो गए हैं, मेरा ख्याल है ऑफिस को भी बंद करना पड़ेगा. और गवर्नमेंट के बारे में तो कह रहे हैं वर्क फ्रॉम होम. मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें जो है वो अपनी बिजली बंद करनी पड़ेगी. आपको पता है कि तेल जो है वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं. हमारी 30% रफली जो हमारी एनर्जी प्रोडक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, वो फर्नेस ऑयल के ऊपर है. LNG हमारी पहले बंद हो गई. हमारी LNG पहले बंद हो गई हुई है, जो कि कतर ने भेजनी होती है. वो हमारे पास घरों में किस तरह खाना पकेगा, कम हो गई ना गैस आज नहीं आ रही. लेकिन मैं यहाँ पर जो है ना वो देखें, गवर्नमेंट्स को तो हम बुरा भला कहना है और कुछ मतलब बनता भी है. ये नहीं मैं कह रहा कि इनके जो अल्लाह तल्ले अभी आप लोगों ने डिस्क्राइब किए हैं वो हमारे सामने है. मगर मैं ये बात सोचता हूँ क्योंकि मेरे ना तो पाकिस्तान की हुकूमत को बुरा कुछ कहने से जो है वो हमारा कोई तब्दीली आती है, ना ही किसी और को. लेकिन कम से कम गाली उसको ज़रूर दे बंदा जिसका सबसे ज़्यादा हक बनता है. मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर गोरे को हमने कहा क्या है यार. इस खित्ते ने इनकी कौन सी बकरी चोरी की है, क्या कौन सी माँ मारी है इनकी कि ये आके जब मर्जी हमारे खित्ते के अंदर घुसते हैं और ये लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, ये बम धमाके कर रहे हैं. और वो बेगैरत का बच्चा वो कल कह रहा है कि ये जो और बच्चियां मारी हैं वैसे तो ये शैतान के पुजारी हैं, इसमें कोई अब शक की गुंजाइश नहीं रह गई. जो कुछ हमने वीडियोस एप्स्टीन की हमने देख ली हैं उसके बाद इसमें कोई गुंजाइश नहीं रह गई शक की कि ये जो सारी की सारी कॉन्स्पिरेसी थेरीज थी, इल्यूमिनाटी और ये वो फलाना धमाका, वो सब की सब दुरुस्त थी, 100% से ज़्यादा दुरुस्त थी. यानी कि ये लोग जो हैं वहाँ पर जो टेम्पल बना हुआ है उसकी एप्स्टीन आइलैंड के ऊपर, बाल का जो टेम्पल वो बना रहा है. आप अगर एलन शो सबसे ज़्यादा मशहूर जो हॉलीवुड का शो है जिसके मशहूर के जी वो LGBT राइट्स मिल गए हैं, तो वो ओबामा जो है वो ऐलान कर रहा है और वहाँ पर एलन बैठी हुई वहाँ पर भी रो रही है और वो प्रोग्राम चल रहा है. तो वो एलन जो है वो हर जगह पर पूरी दुनिया का जब बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी जो है वो उसके जो बैकग्राउंड में सेट है वो उस आइलैंड की तस्वीर है, वो उस टेम्पल के कलर्स हैं, वाइट और ब्लू स्ट्राइप्स. उस औरत ने निकलोडियन जो प्रोग्राम होता है, आपने देखा होगा, चैनल है निकलोडियन बच्चों का, निकलोडियन का जो लोगो है वो एप्स्टीन आइलैंड का मैप है. उस औरत ने बच्चों के साथ डिडी को बुलाया हुआ था. नाउ इमेजिन दिस. नाउ एलन इज समवन हु नोज एवरीथिंग
एवरी हॉलीवुड सेलिब्रिटी इनसाइड आउट, दाई जिसको कहते हैं ना उर्दू में, एक लफ्ज होता है पंजाबी में कहते हैं सारे दी दाई है, ये सारों की दाई है। ये रली भी है ना भाई उनके साथ, वो बच्चों के साथ डिडी को बुला रही है, और वो बेगैरत का बच्चा वहां पर खड़ा होके कहता है कि ये जो ईरान ने जो वो लगे हैं वो ईरान ने खुद ही मारे होंगे, क्योंकि ये बेबीज को कट करते हैं और ये बेबीज का खून पीते हैं और ये औरतों को जो है वो दरमियान में से जला देते हैं और ये करते हैं वो करते हैं। जो उसकी तस्वीर देखें जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ, और वो बच्चे खौफजदा हैं, उनकी शक्लें देखें, उनकी शक्लों के ऊपर जो है ना वो 12 बजे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि ये बंदा पता नहीं हमारे साथ क्या करेगा। जो लेटेस्ट एप्स्टीन फाइल है, अ चाइल्ड बिट हिज कॉक बिकॉज इसने कहा कि मुझे ब्लो जॉब दो, ट्रंप ने, शी बिट हर हिम, और इसने उसको बुरी तरह से मारा और उसको कहा कि यहां से निकाल दो। जो लड़की जिसने 2000 जो पहले FBI के जो इंटरव्यूज दिए हैं, वो इंटरव्यूज देखें, ऐसी ऐसी ग्रूसम डिटेल है। वो कह रहे हैं कि मैं 6 साल की थी जब मैं पहली दफा रेप हुई हूं, और मेरी दादी के घर के बिल्कुल सामने एक घर था जहां पर मुझे लेकर जाते थे, और मैं हमेशा सोचती थी यार कोई निकला है बाहर। 13 साल की उम्र में जब मैं प्यूबर्टी को मैंने हिट किया तो इन्होंने मुझे निकाल दिया, और जो आखिरी दफा मुझे इन्होंने रेप किया, कई लोग थे और उन्होंने मुझे मोस्ट वायलेंटली रेप किया फॉर 2 hours. Why? Because I was going to hit puberty. The reason why they killed 170 girl children was because they wanted to sacrifice virgin girls to Satan before they start the war. खामेनेई से पहले उन्होंने बच्चियों को मारा है। The kind of horrors that we are witnessing right now, मुझे नहीं पता यार कि हम ये तेल का मैं जो अब अपने यहां से छोड़ के जा रहा हूं दुनिया मेरे बच्चों के लिए, वो अनसेफ है, वो इंतहाई अनसेफ है यार। तो क्यों नया दौर छोड़ के हाल जा में रहा है? हमें जिस हसन नया आपको दौर नजर नहीं आ रहा? या तो नया दौर क्यों छोड़ रहा है यार? नहीं, जिस हाल में इस वक्त हमारी दुनिया है, जिस हाल में ईरान को ये पहुंचाना चाहते हैं, ईरान के ये सारी की सारी ऑयल रिफाइनरीज को तबाह कर रहे हैं, उनकी सारी ऑयल फैसिलिटीज को तबाह कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करना, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर रहे हैं। रिस्पॉन्स में ईरान जो है वो अरब ममालिक का ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर रहा है, ठीक है, वेदर दे बोथ एंटर द वॉर और नॉट, ये रिगार्डलेस ऑफ दैट कि अरब जो हैं वो घुसते हैं और नहीं घुसते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईरान इज गोइंग टू टारगेट देयर ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, और दे आर गोइंग टू टारगेट ईरान ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर। किसके पास रह गया तेल? अमेरिका के पास, अमेरिका के पास रह गया, वेनेजुएला के पास रह गया, वेनेजुएला के ऊपर कब्जा कर चुके वो, सारा तेल उनका। ये जो रिसोर्सेज, मतलब हम जो दुनिया के अंदर सोचते हैं कि यार हम अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए, उनको ये टेरिटरी का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उनकी टेरिटरी बड़ी सेफ है। इधर से भी समंदर लग रहा है, इधर से भी समंदर लग रहा है, उधर खसी लग रहे हैं वो कनाडा वाले, बाकी 3 साइड से समंदर है, तो उनको कोई टेंशन तो है नहीं। द काइंड ऑफ रिसोर्सेज दैट दे हैव एट देयर डिस्पोजल, वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स को हिट करना, ईरान को तो कुछ नहीं होगा। ईरान का जो टोटल पानी डिसैलिनेशन प्लांट से आता है कितना है? 3%। रिस्पॉन्स में वो यूएई को करेगा। यूएई का कितना आता है? बहरीन का कितना आता है? सऊदी अरब का कितना आता है? thousands of % ऑफ टोटल वाटर जो सप्लाई है उसकी सहरान है, पानी कहाँ से नहीं, आएगा? वो पीने के काबिल ही नहीं है ना, वो उधर सारा पीने के काबिल ही नहीं है। जो नहाने का Brackish भी water आम है। हमारे यूज होता है वहाँ पर, सऊदीया में भी वो आता ही वहीं से ही है। सो दिस इज द काइंड ऑफ हॉरर दैट दे आर अनलीशिंग ऑन अस। इंडिया साथ मिला हुआ है, उन्होंने पूरी की पूरी जो अपनी आर्म्स की सप्लाई है, अपनी डॉकिंग है, वो सारी की सारी इंडिया जो उनकी कश्तियां हैं, शिप्स हैं, उनकी मुरम्मत का सारा काम जो है वो इंडिया को मिल गया है, तो उनकी तो मौजें लगी हुई हैं। हम अपने आप को इसलिए सिक्योर करके समझ के बैठे हुए हैं कि भाई हमारे पास कोई फौज है, बम है, कोई हमारे पास बम है, कोई हमारे पास जो है वो, लेकिन हमारा बचेगा क्या? अभी आपने कहा 135 पे हमारे पटाखा बोल जाना है, बोल जाएगा बिल्कुल। आप बताएं मुझे कि फिर क्या होगा 200 पर? कुछ नहीं होगा। और IRGC का कमांडर मजाक नहीं कर रहा, वो सही कह रहा है। हाँ, मतलब उसने तो कैलकुलेशन की हुई है ना। He is going, I mean, what Iran will get out of this is this economic जो नुकसान होगा दुनिया का, उससे वो पीछे बैक ऑफ करेगा। 119 पे जब टच किया है तो खबर ये थी कि यूरोपियंस जो हैं वो अपने ऑयल रिजर्व्स को रिलीज कर रहे हैं, उसकी वजह से वो नीचे आया मार्केट थोड़ी सी वापस। कम हुई, हाँ। वरना वो 19 से पता नहीं कहाँ जाता और अभी कहाँ रुकता, वी डोंट नो। सो सिचुएशन जो है वो बड़ी खतरनाक है। तो राणा साहब इसमें बताएं ना, फिर इस सारी सिचुएशन का जो जिम्मेदार है डोनाल्ड ट्रंप है, वो कहते हैं इजराइल के कहने पर सारा ये कुछ कर रहा सुनिएगा है। जरा, सैयद अब्बास अरागची की स्टेटमेंट है जो कि मतलब गौर करें कि ये किस हद तक जो है वो इसराइल के पिट्ठू हैं कि अरागची का जो ग्रे टिक था वो ट्विटर से ख़त्म कर दिया हुआ है। कहते हैं 9 days into ऑपरेशन एपिक मिस्टेक,
oil prices have doubled while all commodities are skyrocketing. We know the US is plotting against our oil and nuclear sites in hopes of containing huge inflationary shock. Iran is fully prepared and we too have many surprises in store. डबल हो चुका है प्राइस. हमारी ऑयल रिफाइनरीज को इसलिए हिट किया जा रहा है कि इन्फ्लेशन का शॉक हमें जो है वो ले बैठेगा. हमने भी सरप्राइजेस रखे हुए हैं. वो क्या सरप्राइजेस हैं कि इनके मारेंगे. यहाँ तक बात हो रही है इस वक्त कि फुरदो जो कि उनका शहर है जहाँ पर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, उसके करीब जो है वो कुम शहर मशहूर जो ईरान का है, वो तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर दूर है वहाँ से. तो कुम को इसराइल ने वहाँ पर जो है वो ऐलानात करवाए हैं और वहाँ पर पैगामात पहुँचाए हैं कि कुम को खाली कर दो, क्योंकि कुम खाली करने का मतलब ये है कि फुरदो के ऊपर जो है वो अटैक होना है न्यूक्लियर, और वहाँ पर ऑलरेडी यूरेनियम मौजूद है क्योंकि वो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी है. तुम ये कह रहे हो कि एक इजराइल एक अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर will use a nuclear bomb on Iran. It's very obvious that it is a nuclear power. No, everybody knows that. But the thing is कि the kind of the level of vileness. राना साहब, इस वायलेंस के साथ आप क्या ट्रम्प करा रहे हैं? जब वो आया था तो वो ये कहानी सुनाता हुआ था कि there will be no more wars नहीं करेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा. Of all the crazy things he said. नहीं ना दिया, नोबेल उसको नहीं दिया, वो इस वजह से वो कर रहा है. वो पैदाइशी झूठा है. उसके पास सिर्फ 3 ऑप्शंस हैं. पास सिवाय झूठ बोलने के दूसरा कोई हथियार नहीं. अब उसके पास देखें 3 ऑप्शंस हैं. पहली तो ये है कि वो ईरान को छोड़ दे, ये वाला मामला वो उसमें से पुल आउट कर जाए. उसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि मिडल ईस्ट जिस क्योस में है ये थोड़ा सा और क्योस बढ़ेगा. इसराइल के साथ उनके 2-2, 4-4 हाथ और होंगे और वो कोई अपना मामला कर लेंगे. अमेरिका विल लुक वीक फॉर एवर, वो दैट दे कैन नॉट अफोर्ड. ठीक है. दूसरा ये है कि वो ट्रूप्स ऑन ग्राउंड वाला मामला इम्प्लीमेंट करेगा कि वो अपने वो भेज देगा. 6 लाख उनकी फ़ौज है ईरान की. तो ये जो उसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि जो सऊदी अरेबिया में इस टाइम सिचुएशन जो अफ़गानिस्तान में अमेरिका के साथ हुआ, वो आप सोच लें कि 10 टाइम्स और 10 टाइम्स क्विकर होगा अमेरिका के साथ. सो वो भी इतनी कोई वायबल ऑप्शन नहीं है. तीसरी ऑप्शन न्यूक्लियर ऑप्शन है कि वो अपना वो उसको करे. वो अगर ये करता है तो फिर रशिया और चाइना पीछे नहीं रहेंगे. वो दैट वुड इफेक्टिवली बी एंड ऑफ सिविलाइजेशन, क्योंकि अगर वो उस तरफ गया ना, ये काम नहीं रुकना. फिर इधर न्यूक्लियर ही चलेंगे. और उसकी आप ये देख लें, जो मुझे लगता है कि एक्चुअली जो चीज़ होनी है वो ये है, क्योंकि अमेरिका में भी गैस प्राइसेस अब बढ़ी हैं, यूरोप में भी बढ़ी हैं, और वो मामला तभी और सवेयर होंगे अगर रशिया ने और कुछ इकदाम उठा लिए यूरोपियंस के लिए भी. तो अब होगा, मुझे लगता है ये है कि ये कुछ ना कहीं कोई बातचीत मामला कहीं पर तय पाएंगे, और वो जो पहला ऑप्शन है उसकी कोई एक मॉडिफाइड शेप जो है ना वो निकलेगी. अमेरिका अपने लिए कोई वे आउट ढूंढेगा और उसको कोई वे आउट दिया जाएगा, और वो वहाँ से फिर कोई काम जो है ना वो होगा इसमें. क्योंकि जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव, उन्होंने ये एक कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पर एक मिडल ईस्टर्न एम्बेसडर भी बैठे हुए थे. तो उन्होंने कहा कि ऑन बिहाफ ऑफ द मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ आई आस्क यू टू टॉक टू ईरान एंड आस्क देम नॉट टू अटैक द मिडल ईस्टर्न कंट्रीज. तो उसने कहा यार एक पहले बात बताओ मुझे, वो 170 लड़कियां मारी गई, क्या तुम लोगों ने कंडेम किया उसको? क्या तुम लोगों ने अमेरिका और इसराइल को कंडेम किया है कि उन्होंने ये जो काम किया? उसने कहा इट डजंट मेक एनी सेंस कि आप कहो कि ईरान को कंडेम किया जाए, उसको ना कंडेम किया जाए जो अग्रेसर है. और फिर उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि बहरीन एक यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन लेकर आ रहा है जिसमें वो ये कहेगा कि ईरान ये सारा कुछ कर रहा है, ये कर रहा है, ये ना करे. तो उसने कहा कि यूक्रेन पे तो आप लोग हम दोनों के खिलाफ ले आए थे कि रशिया भी ये कर रहा है, यूक्रेन भी ये कर रहा है, तो इसमें क्यों नहीं, दोनों के बारे में क्यों नहीं करते कि इजराइल भी ये कर रहा है, अमेरिका भी ये कर रहा है, ईरान भी ये कर रहा है. एक बैलेंस स्टेटमेंट लेकर आओ, रेजोल्यूशन लेकर आओ जो कि दोनों को करें. तो फिर उसने कहा कि नहीं, इस तरह नहीं हो सकता कि आप वो करें. फिर जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने उनसे पूछा गया कि क्या रशिया आपको हेल्प कर रहा है इस वॉर में अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स? तो उसने कहा हमारा उनके साथ पुराना एक सिक्योरिटी पैक्ट है, हमारा उनके साथ कोऑपरेशन रहता है, ये वो. उसने कहा क्या वो आपको लोकेशंस दे रहा है अमेरिकन एसेट्स की रीजन में और उसमें आपको हेल्प कर रहा है? उसने कहा वो हमें मुख्तलिफ तरीक़ों से हेल्प कर रहा है. सो उसने डिनाई नहीं किया इस चीज़ को, तो उसने भी रखा है कि भाई हाँ कर रहा है, हमें तुझे कर लो जो करना है. सो ये सिचुएशन जो है ना, अब इसकी जो ऑप्शंस हैं उसको उसने किसी तरीके से, देखिए जो हो गया है उसके बाद ये ऑप्शन इस टाइम ग्राउंड पे मौजूद हैं. जो उसका ख्याल था या जो सोच थी, जो ऑप्शन उस वक्त थी, वो एक्सपायर हो चुकी हुई हैं, बिकॉज वो हुआ नहीं है. अब वो मुश्तबा अली खामनाई जो है वो बन गए हैं सुप्रीम लीडर, और ईरान जिस सिचुएशन में इस टाइम खड़ा है कि जी हमने लॉन्चर्स तबाह कर दिए, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, तल अवीव को उन्होंने उड़ा के रख दिया है कल, जो उन्होंने बमबारी किया ईरानियंस ने.
सो सिचुएशन जो है ना वो ऑन ग्राउंड वो नहीं है जो उन्होंने सोची थी. सो द प्रैक्टिकल 3 ऑप्शंस दैट दे हैव, और वो भी पहले वाली जो है उसमें उसको मॉडिफाई करके उसको एक वे आउट, सुपर पावर्स को मिलता है जी वे आउट, उसको देना पड़ेगा, फेस सेविंग देनी पड़ेगी और फिर कहीं जाके और उनका कोई ये मामला होगा. बट ईरानियंस जो इस वक्त बात कर रहे हैं कि वी डोंट वांट अ सीज फायर, वी विल नॉट गो फॉर अ सीज फायर, वी वांट लास्टिंग पीस, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. उसमें अगर ये सीज फायर नहीं होता है और ये मामला एक प्रॉपर सोल्यूशन की तरफ जाता है तो दैट कुड टेक टाइम. एंड इफ इट टेक्स टाइम एंड इट कम्स टू दैट कि जो 150 का ऑयल हो गया, अमेरिका में भी महंगा हो गया, क्योंकि उसने अभी ट्वीट किया थोड़ा सा रेट बढ़ा है. उसने कहा ये छोटा सा कुर्बानी कोई बात नहीं है उसकी न्यूक्लियर एबिलिटी को तबाह करने के लिए. सो ट्रम्प अपने लोगों से इस टाइम कुर्बानी मांग रहा है. वो लोग कितनी कुर्बानी देते हैं मुझे नहीं लगता अमेरिकन कुर्बानी देंगे, और वो जब मामला और ख़राब हो गया और रेट बढ़ गया तो वो कुर्बानी देंगे या नहीं देंगे, दैट रिमेन्स टू बी सीन. सो आई फील इन द नेक्स्ट 4 or 5 days देयर नीड्स टू बी अ रेजोल्यूशन फॉर दिस. इफ देयर इज नो रेजोल्यूशन देन थिंग्स विल बी एक्सट्रीमली बैड. और फिर बस ये फिर कुछ करे हो जाना कुछ फिर यहाँ पर. ईरान साहब ने तो कह दिया फिर यहाँ पे बड़ी गेम डल जानी है. तो मेरा ख्याल है 100% डलेगी, कोई रेजोल्यूशन नहीं होना इस मसले का. हम इसको मटेरियल अंदाज में देखेंगे तो वो तो बिल्कुल सेंस ही नहीं बनती इस जंग की. आपका क्या ख्याल है कि पेंटागन ने उसको ये सारी की सारी असेसमेंट्स नहीं दी थी कि यार हम नहीं कर सकते? बिल्कुल दी थी. तो क्यों किया फिर उसने हमला? वो कह रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल्स की दिस इज नॉट अ मटेरियलिस्टिक वॉर. उसने कहा कि एप्स्टीन फाइल्स से हटाने के लिए. हाँ वो यार वो देखिए वो आपके ऊपर एक रिलीजियस वॉर यार वो देखिए रिलीजन का वो जो उन्होंने ड्रामेबाजी की. उसके अलावा सिर्फ ये नहीं है, उसमें न्यूज़ ये भी है कि जो अमेरिकन सोल्जर्स थे जिन्होंने इस वॉर के अंदर हिस्सा लेना था उनको जाके कुछ पादरी जो थे वो करते रहे, प्रीच करते रहे और उनको बताते रहे कि ये तो पुरानी क्रूसेड्स की तरह की कोई चीज़ है, क्रिश्चियन और मुस्लिम्स की. ट्रम्प को वही नाजिल हुई है वो बिल्कुल. वो तो देखें ना सिर्फ वो ये कर रहे हैं, ये जो मजहबी टच दे रहे हैं पादरियों का जाना जो है ये तो एक ट्रेडिशन है, हमेशा से ये होता है. नहीं वो जाके ये कहते हैं कि ये क्रूसेड्स दोबारा से हो रही हैं. जिस जंग को लड़ने जा रहे हो फिर वही वाली बात करोगे ना. ठीक है, तो वो तो हो रहा है. बट एट द सेम टाइम यहाँ पर जो आप ये सिर्फ ऑप्टिक्स नहीं है, इट्स वेरी ऑब्वियस. मतलब अगर ये वो ना भी कर रहे होते तो ये हमें नज़र आ रहा है कि ये एक रिलीजियस वॉर है. आप मुझे एक्सप्लेन कर दें हसन साहब, कोई बंदा बैठकर मुझे एक्सप्लेन कर दे कि इस जंग की कोई सेंस बनती हो. वी नो इट फॉर श्योर कि ईरान डिड नॉट हैव द कैपेसिटी और कैपेबिलिटी टू एनरिच यूरेनियम टू अ पॉइंट वेयर दे कुड बिल्ड न्यूक्स. वो एटम बम नहीं बना सकते थे. ठीक है, नालायक भी है ना, निकम्मे हैं थोड़े से. निकम्मा आप कह सकते हैं कि सोच में निकम्मे हैं. उन्होंने ये फैसला किया हुआ कि हमने नहीं बनाना. क्यों नहीं बनाना ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है. दूसरा फैसला, दूसरी चीज़, क्या जो आपकी आपस में बात हुई थी तय, मुज़ाकरात हुए थे, उसके अंदर ये बात तय नहीं हो गई थी? ये बात ओमान के और ये फॉरेन मिनिस्टर ने जो बताई वो अलग है. जो गोरा टाइपिंग कर रहा था, जो होटल के कमरे में मौजूद था, जो इस कमरे में ईरानी मौजूद थे, इस कमरे में अमेरिकन्स मौजूद थे, वो दोनों कमरों में बैठकर उनके साथ डील कर रहा था. उसने एक एक पॉइंट बताया. उसने बताया कि इस मौजू के ऊपर इख्तलाफ था, इस लफ्ज़ के ऊपर इख्तलाफ था. एंड में आके फाइनल ड्राफ्ट हो गया था. फाइनल ड्राफ्ट होने के बाद हमें अमेरिकन्स ने भी ओके कर दिया, हमें इरानियंस ने भी ओके कर दिया. और फिर तय ये हुआ कि हमने जाकर ये लोग, मैंने 2 रातें लगा के मैंने उसको टाइप किया बैठ के, और मैंने इनको दिया दोनों को और कहा जाके इसकी अप्रूवल ले लें. जब वो अप्रूवल लेने के लिए गए और वहाँ पर एक काउंसिल बुलाई गई जिसके अंदर ये अप्रूवल होनी थी, तो उस टाइम पर उन्होंने खामनेई को उड़ा दिया. राइट. ऑन दिस अली फॉरेन मिनिस्टर जो रशिया के, उसने भी जिक्र किया. उसने कहा टॉक टू द ओमानियन फॉरेन मिनिस्टर, उसने मुझे कहा था हो गया मामला था. बिल्कुल 100% ऐसे ही है. सो द थिंग इज कि ये एक रिलीजियस वॉर है, ये एंड टाइम्स के लिए वॉर है. दे आर नॉट गोइंग टू स्टॉप एट एनीथिंग. ये पैसों का मसला नहीं है. ट्रम्प के पास बहुत है. ठीक है, जो अमीर लोग हैं जिन्होंने बचना है, जो सोच के बैठे हुए हैं कि हमें कुछ नहीं होगा, उनके पास बहुत पैसे हैं. खामेनेई को आप बुरा भला कह सकते हैं, आप उसको कह सकते हैं कि जी ये बंदा जो है उसने बहरीन के अंदर ये किया, इसने यमन के अंदर ये किया, इसने शाम के अंदर ये किया, लबनान के अंदर ये किया, ईरान के अंदर ये किया. वो सब कुछ अपनी जगह सही है, दुरुस्त है. मगर जिस जगह पर वो मरा है ना, आप वो कंपाउंड की साइज़ देखें और आप इमेजिन करें कि ट्रम्प की प्रॉपर्टीज़ का लेवल क्या है. और फिर ये झूठ बोलते हैं बैठ बैठ के कि जी उसके पास इतने अरब डॉलर हो गए हैं, उसके पास इतने करोड़ डॉलर हैं, वो तो इतने करोड़ डॉलर का मालिक है. ब्रिटिश प्रॉपर्टीज हैं. कोई प्रॉपर्टी पागल आदमी है कि उसने प्रॉपर्टी बना के रखी हुई है और वो वहां पर मर गया. कोई मरता है पैसे बनाने के बाद? पूरा खानदान मारा गया.
वो जो अभी झूठ बोलते हैं। मुश्तबा और उसकी ये वाइफ भी नहीं बची। अमेरिकन, मैं कहता हूं कि ये जो अमेरिकन ब्रिटिश प्रेस है, ये इतना झूठा प्रेस है, घटिया तरीन प्रेस। यानी कि इनको वो यल्दा हकीम बैठी हुई है, वो कह रही है भाई वो अपनी वो आग लग गई, उसको टॉप मिली है, उसको हाँ जी, वो तो साल उसको की तो देंगे बेहतरीन ना, सहाफी का अवार्ड मिला है उसको तो देंगे, तुम मजाक उसका उड़ा तो रहे हो बनता है, उसका। सबसे ज्यादा तो उसका बनता है हक। अभी वो इंटरव्यू भी कर रही थी किसी कह रही है important आग बंदे लग को। गई ऑयल रिफाइनरी पे, ओहो आग लग गई। तालिबान के किसने लिए क्या लाती है? जो तालिबान के लिए कर रही है वो। नाम बताना किसने लगाई आग, नहीं नाम नहीं बताते। नाम बताएगी तो वो अवार्ड नहीं मिलेगा जो आप बता रहे हैं। वो कहते हैं ना ईरान, वो कहते नहीं ईरान क्लेम्स 160 चिल्ड्रन डाई। हाँ, ईरान In क्लेम्स schools. नहीं, उसके बाद वो मान गए, मतलब अमेरिका मान गया, अमेरिका के जो आपकी इन्वेस्टिगेशंस है उसमें साबित हो गया। आज तो किसी ने जियो लोकेट करके वो तस्वीर लगा दी हुई है, वो जो टॉमाहॉक गिर रहा है उसकी तस्वीर की, ये सर, एरिया के अंदर है। गिर रही है, वो उस वीडियो के अंदर से है, बच्ची है, उन्होंने उसको वो वो करके। सर देखें, ये बात जो है ना ये तय हो चुकी हुई है कि ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है ना ये एक्सपोज हो गई है। इन्होंने जो कुछ मिलके हाँ। किया है गजा में और ये तो दुरुस्त है, पैलेस्टाइन में, वो ह्यूमन राइट्स और ये और वो, हम लोग जो यूज्ड टू लुक अप टू देम कि जी वहां पर हम बातें करते थे, वो बड़ा ख्याल है, कुत्ते का भी बड़ा ख्याल है सर वो कुत्ते के सारा- ख्याल से आपने बड़ी अच्छी बात याद करा सारा दी। आज ही मैं खबर पढ़ रहा गलत बंदे का ना था नाम ले सर, नहीं लेना। नहीं, आज ही मैं खबर पढ़ रहा था कि यूएई के अंदर ये जब सारा मामला शुरू हुआ ना, छोड़ के चले तो गए। लोग जो भागे हैं वो अपने सब तस्वीरें कुत्ते हैं। शुत्ते छोड़ गए हैं, वो अपने बिल्लियाँ कुत्ते पेट्स जिनको वो प्यार से वो पाल पाल के शैम्पू कर करके रखते थे ना, उनको कोई गली में बांध के छोड़ गया, कोई अपने फ्लैट में छोड़ गया, कोई डंप कर गया। कई तो वो वेटरनेरियन से कहते रहे हैं कि इनको यूथनाइज करने के लिए इनको करो प्रोसेस शुरू, इनको मार दो, खत्म करो ताकि ऐसी लेके नहीं जा सकते। तो मतलब देखिए ना किस किस्म के लोग हैं। आप क्या सोच रहे थे, मैं क्या कहने लगा, ऐसे नहीं कहना। दूसरी बात मैं ये कुछ कहने और लगा सोच रहा था था। कि आप ह्यूमन राइट्स वालों की बात कर रहे हैं, तो वो ह्यूमन राइट्स मुझे याद आ गया कि वो हमारा टॉपिक भी था, मैं बताना भी आवाम को भूल गया ज़रा थोड़ा सा। वो अली चाह रहा था कि हम ज़रा डिस्कस भी करें ना कि वो जो ख़वातीन पाकिस्तान में होती है ना ह्यूमन राइट्स की खातून औरत मार्च होना था इस्लामाबाद में, वो नहीं होने दिया गया, रियासत ने उसके ऊपर फुल क्रैकडाउन किया, उन्होंने कहा कोई औरतें सड़क पर नहीं निकलेंगी। हसन नहीं, वो देखिए एक तो ये कंडेमेबल है, आप औरत मार्च हो रही है, भाई आप होने दो, क्या मसला है आपको, ये बिल्कुल गलत है। वो निकल रही हैं, वो औरतों के हकूक़ के लिए कर रही हैं। अच्छा वो मैं बात कर रहा हूँ ना औरतों के हकूक़ के लिए, तो आई डोंट थिंक दे वांट मी टू एक्चुअली सॉर्ट ऑफ टॉक इन फेवर ऑफ औरत मार्च। ये भी एक बड़ा मसला, आपको पता है इस्लामाबाद वाला जो चैप्टर है ना वो बड़ा एक्सक्लूजन बेस्ड है, वो मर्दों को भी नहीं आने देती हैं अपनी मार्च में, पता है आपको। लाहौर में हम जाते हैं ना औरत मार्च जब होता है तो हम भी जाते हैं, मैं भी उसमें शामिल हुआ हूँ, बट मैंने वो उधर नहीं वो जाने देते। बट आई थिंक वहाँ पे मर्द भी कुछ सही नहीं है, शायद इस वजह से इस्लामाबाद पिंडी वाले, वो अभी हमने वीडियो भी देखी है, वो एक रिपोर्टर बेचारी वहाँ पे खड़ी थी, वो साथ लड़का वो ऐसे बदमाशी से वो कर रहा है उसके साथ, उसको कोई डर खौफ नहीं है। मैं सोच रहा है ये अगर लाहौर में होता है ये लड़का और ये किसी रिपोर्टर के साथ फीमेल के साथ ये कर रहा होता, इसका तो अभी तक जनाजा निकल गया होना था। बट वहाँ पर वो खुले फिर रहे हैं। वो मैंने वो ट्वीट भी किया कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड माफिया है जो कि लोकल्स नहीं है, सो दे फील दे कैन फ्ली एनी टाइम। बट एनीवे, सो वहाँ के हालात बड़े ख़राब हैं। औरत मार्च निकल रही थी, उनको आना चाहिए था, उनको मौका देना चाहिए, वो आके अपना जो भी मामला था वो ज़रूर करें। और क्या बिगाड़ लेना है यार किसी ने, उन्होंने क्या कर लेना है। बट आई डोंट नो, हालात इस टाइम कुछ वैसे सेंसिटिव है। मुझे पता चला है कि वैसे ही सारा कंटेनर कर दिया है उन लोगों ने इस्लामाबाद में। 144 सेक्शन लगी हुई है, वैसे ही किसी किस्म का भी कोई जुलूस नहीं हो सकता। बट हालात मुझे बड़े सेंसिटिव हैं। सर 144 है तो फिर औरत मार्च के लिए भी देखिए यार, 144 है ना, बात फिर ये ये देखें ना कि मैं औरत मार्च का, आपको पता है कि नया दौर जो है ना वो उसका सबसे बड़ा प्रोपोनेंट रहा है। हाँ, हमने हर दौर के अंदर जो है वो पूरी तरह से उनकी हिमायत की है। ना सिर्फ हिमायत की है, हम लोग अपने रिपोर्टर्स एक एक नहीं, हमने कभी बड़े से बड़े जलसे में भी ना एक से ज़्यादा रिपोर्टर नहीं भेजा, हमने 3-3 4-4 बंदे औरत मार्च के लिए भेजे हैं। द पॉइंट इज़ कि यहाँ पर एक और भी इशू बना हुआ है। बंदियां भी भेजी हैं, बंदे नहीं भेजे। हाँ, मतलब अपने रिपोर्टर्स जो रिपोर्ट करने के लिए गए। यहाँ पर एक और Gender मसला बना neutral हुआ words है हैं कि यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बहुत खौफनाक किस्म के वायलेंट प्रोटेस्ट हुए हैं। 2 सोल्जर्स वहाँ पर जो हैं वो जिंदा चलाए गए हैं। वहाँ पर लोगों के ऊपर हमले हुए हैं, पुलिस के ऊपर हमले हुए हैं, फौज के ऊपर हमले हुए हैं। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बिल्डिंग्स हमले बहुत हुए हैं सारी और जलाई गई हैं। बिल्डिंग्स बहुत सारी जलाई गई हैं। ये एक मैडनेस है। कराची के अंदर जो वाक़या हुआ, मैं बिल्कुल इस हक़ में नहीं हूँ कि जी हम जो है वो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के नाम पर जो है वो अमेरिकन मरीन्स को इजाज़त हो गई पाकिस्तानी शहरियों को जो है वो जान से मार सकते हैं। लेकिन हमने वहाँ पर बंदूकें भी देखी हैं लोगों के हाथों में जो कि अंदर घुस रहे थे। वो 2 सिक्योरिटी के जो रिंग्स थे उनको क्रॉस करके वो किसी तरीके से अंदर घुसे थे। इस वक्त एक और मसला चल रहा है बैनुल अक़वामी तौर पर, वो ये है कि ये जो ईरानी जो वो नाज़नीन और क्या कहते हैं उसका नाम है दूसरी वाली मेहदी अली निजात वगैरह जो हैं, ये औरत मार्च के और वुमेन्स राइट्स के जो सबसे बड़े वो है ना चैम्पियंस, ये वो औरतें हैं। और इन्होंने जो है
वो जंग लगवाई है इन्होंने, मतलब ये सबसे बड़े टूल्स थे उनके कि जी औरत के साथ बड़ा बुरा हो रहा है, बड़ा जुल्म हो रहा है, औरत जो है वो वहाँ पर पिस रही है, और इस किस्म की बातें करके जब जंग लग गई तो उसके बाद ये अदाकारियां भी कर रहे हैं आजकल, जो झूठे आंसुओं से रो रहे हैं। किसी ने इन्हीं खातूनों में से किसी के नीचे उसने लिख के बताया भी हुआ है कि तूने $9 लाख लिए थे यही जो वॉर की करने के लिए, हाँ कि तूने $8,25,000 लिए हुए हैं इस वॉर के करने के लिए, तो अब रो किस बात पे रही है, अब हो तो गई है वॉर। ये जो जंग हो रही है उसके अंदर इन औरतों ने ये किरदार अदा किया है। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि पाकिस्तान की जो औरत मार्च की खवातीन हैं वो इस किस्म की किसी भी एक्टिविटी में लेकिन इवेंचुअली लिटरली मजलूम है, लेकिन बट ये उसी तरह से है कि जैसे ईरान के अंदर जन ज़मीन आज़ादी की जो लड़कियां और स्कूल के बच्चे और क्या कहते हैं स्टूडेंट्स जो हैं वो सड़कों पर आए थे, आप उनको गलत नहीं कह सकते, लेकिन ये जो अमेरिका और कनाडा में बैठ के और यूरोप में बैठ के जो है वो ड्रामे कर रही है कि जैसे इनकी जो है वो कोई हकूक मारे जा रहे हैं, और फिर ये उनकी जो तमाम एफर्ट होती है, उनकी जो स्ट्रगल होती है, उसका बेड़ा गर्क किस तरह से करती है कि ये वहाँ जाके ना कपड़े उतार के कैमरे के ऊपर दिखाती है पूरी नंगी होके, और ये कहती है मैं तो आज़ाद हूँ, मैं यहाँ पर देखो कपड़े उतारने की आज़ादी चाहिए उनको। यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर जो औरतें पिस रही हैं वो जब सड़कों पर आ रही हैं तो उसका, लेकिन क्योंकि ये एक बैनुल अक़वामी मसला बना हुआ है, इस टाइम पर कोई पागल का बच्चा आके फट जाता है इनके बीच में, कोई आके जो है वो इनको वहां पर क्लाशनकोफ चला देता तो क्या होता। इस वजह से आई एम नॉट अगेंस्ट औरत मार्च, आई एम सेइंग कि ये होना लाजमी है, लेकिन जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन इस वक्त जो है वो बहरहाल हुकूमत देने की पोजीशन में नहीं थी, लेट्स एडमिट दिस। और मैं इस वक्त जो है वो किसी किस्म की मैं जो है ना वो ह्यूमन राइट्स के नाम पर एक नए कट्टे खुलने के लिए जो है ना वो मैं उसके हक में बहरहाल नहीं हूँ। सो वी हैव टू बी केयरफुल, थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक होकर भी हमें सोचने की ज़रूरत होती है किसी मौके पर। कट्टा एक और भी खुला हुआ है, अली ने कट्टा खोलने की बात की तो वो एक खातून है, एक्ट्रेस है, सहीफा जब्बार खटक साहब उनका नाम है, ड्रामों में आती हैं शायद, ड्रामों फिल्मों में भी आती है, खाली ड्रामों में आती है। बॉब कट्स उनके बाल हैं, मुझे ये पता है, मैंने उनको देखा तो मुझे अंदाजा हुआ अच्छी लाहौर ही है वो, हमेशा से सुना है मैंने, ये लाहौर में रहती है हमेशा। हाँ, लेकिन वो खुद तो मतलब अच्छा हुआ ये है कि उन्होंने कहीं पे कोई गुफ्तगू की थी अपने रेस्टोरेंट के बारे में कि वो जो स्टाफ हायर करती हैं वो शायद पश्तून भाइयों को हायर करती हैं क्योंकि वो उन्होंने ये कहा उनकी वर्क एथिक अच्छी होती है, उन्होंने यही कहा ना, उन्होंने ये व्लॉग में कहा कि भाई मुझे उर्दू स्पीकिंग और पंजाबी जो वर्कर्स हैं मैं इनसे बाज आई, मुझे पश्तून चाहिए बिकॉज उनकी वर्क एथिक अच्छी। अब हुआ ये कि राना साहब एक मिनट से रहना जी जब ये उन्होंने बम फोड़ा ना तो फिर आजकल आपको पता है कि एक ना पिछले कुछ 2-3 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक नई चीज़ पैदा हुई है, वो भी है पंजाबी एथनिक नेशनलिज्म। आप पंजाबी जो है ना वो टची हो जाते हैं हर बात के ऊपर आके, तो वो बहुत सारे लोग इकट्ठे, बात ही रेसिस्ट, खैर नहीं उन्होंने रेसिस्ट की पहले हम बर्दाश्त करते थे, पहले कुछ सुनता ही नहीं था, कभी किसी को पता नहीं चलता था कि किसी ने हमें ये बात भी सुना दी है। पंजाबी वो थोड़े से ज्यादा भी टची हैं, गैर बिला वजह भी जज्बाती हो जाते हैं, तो वो आजकल ना जज्बात हमारे भड़के में हैं, जिस तरह पहले पख्तून जो है वो एवं गुस्सा खा जाते हैं ना, बाकी भी सारे खा जाते हैं, इस तरह जो है अब हम भी हुए हैं, तो हम पक गए और वो उन पे अटैक हो गया। और आप यकीन करें कि आई कैन अंडरस्टैंड कि सोशल मीडिया की दुनिया के अंदर जब लोग आपके ऊपर ऐसे अटैक करें तो वो आपका ईमेल, फ़ोन, व्हाट्सएप, कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ते होंगे जहाँ पे आपको गालियाँ निकालते होंगे। हाँ, डॉक्सिंग शुरू होती है। और फिर अपेरेंटली उन बेचारियों ने अपनी जो मेहनत की कमाई से एक रेस्टोरेंट खोला था, लोगों ने उसके ऊपर भी हमले कर दिए और फेक रिव्यूज़ दिए जा रहे हैं। तो उन्होंने आज एक वीडियो बनाई है, उसमें वो रो रही थी और बाकी सारी बातें तो जो वो कह रही थी उन्होंने साथ साथ ये औरत वाला भी कार्ड उसके अंदर रख दिया ऐसे लाके, ठीक है। वो पहले एथनिक कार्ड खेल के खुश नहीं हुई थी, उसका वो भुगतान भुगत रही थी, अब उन्होंने ला के तो औरत कार्ड भी रख दिया। उन्होंने कहा कि जी असल मसला ये है कि पाकिस्तान में किसी से बर्दाश्त नहीं होता कि मैं औरत हूँ और मैं अपना काम खुद कर लूँ, ये चाहते हैं कि मैं हमेशा एक मर्द के नीचे लग के रहूँ। राइट, ठीक है। अच्छा सर, वो पता क्या, ये जब सिलसिला आया ना मैंने भी देखा, तो आपने ना एक्चुअली कुछ चीज़ें शायद देखी नहीं है। तो वो मैंने इनकी एक वीडियो देखी, वो एक लड़का ना कोई शूटिंग हो रही है और उस पर ना वो शीशा साफ़ कर रहा है और वो उसका मजाक उड़ा रही है कि इसकी माँ ने सोचा था कि ये सुबह निकल के जाएगा और ये यहाँ आके ये काम करेगा। तो वो एक मेल एक्टर को कहती हैं आपका क्या कहना है। तो वो बेचारा तंग था इतना इनकी इस हरकत से कि उसने इंतहाई उकताए हुए एक्सप्रेशन से कहा कि यार मेहनत कर रहा है वो, मतलब छोड़ो। तो ये उसका भी मजाक, ये गरीब का मजाक उड़ा रही थी। इनके लिए, इन जैसे लोगों के लिए मैंने एक टर्म रखी हुई है, लीटी है। ये इनके वालिद साहब और ये सारे जो है ना, ये बेसिकली लीटी हैं। ये अपने आप को ना बड़े शो करते हैं। वो याद नहीं है कि मैं तो 9 साल की उम्र में अमेरिका गया था, या पता नहीं 14 साल की अमेरिका गया था।
तो ये वो वाली नस्ल है, ये वो वाली कैटेगरी है। तो ये रेसिस्ट तो हैं, रेसिज्म तो इनमें भरा हुआ है ना, मतलब ये तो एंजॉय करते हैं ना इस रेसिज्म को। ये तो जो पार्टीज होती हैं, मीटिंग्स सर, होती ये हैं, इलीटी के साथ साथ एक राइम करता है, साथ वाला वर्ड वो भी है ना, साथ साथ इनका डबल मसला है। सब को बुरा वर्ड है। नहीं, आपको पता है सियासी वर्ड है ना, अच्छा, इलीटी और अच्छा, हाँ, वो भी है। अच्छा, वो अब ये इलीटी जो है ना, रेसिज्म ये एंजॉय करते हैं ये बैठ के ना, कि वो मैं गई उधर मार्केट में, तो वो मुझे कहता है कि इतने का, मैंने कहा 35 का दे दो, तो वो मान गया है 5000 का कह रहा है। सो यू नो ये हैं वो, ये पंजाबी हो, पश्तून हो, इट डजंट मैटर, ये है रेसिज्म इनमें ना भरा हुआ। अब ये जो खातून है, ये उसके बाद जो जिस तरह ये बिहेव कर रही थी, वो वीडियो सामने आई अपने जो वर्कर्स हैं उनके साथ, वो चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, जवाब दो मुझे, जवाब क्यों नहीं दे रहे तुम, ये क्या हो गया, वो मुझे कोई जवाब ही नहीं देता, एटीट्यूड ही नहीं ख़त्म होते। वो इतना कोई टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट लग रहा था कि वो बाद में मैंने सोचा, मैं कहा अच्छा भाई, वो मतलब वाकई सही छोड़ रहे थे। यहाँ पर तो कोई बेचारा, ये चाहती हैं गुलाम। हाँ। इनका ख्याल है कि वो पश्तून जो है ना, वो गुलामी करके, बिकॉज वो बेचारा मानसेरा से या कहीं से आया होता है, तो वो वहाँ यहाँ आके उसके पास कोई और काम नहीं मिलता उसको, वो मजबूर होगा, ये जितने पैसे देगी वो मान लेगा, जिस तरह डांटेगी उसको गालियाँ निकालेगी, उससे 12 घंटे 14 घंटे काम करवाएगी, वो करता रहेगा। तो फिर ये कहेंगी हाँ देखो पश्तून बहुत अच्छे वर्कर हैं, पंजाबी जो है ना वो मेरी ज़्यादतियाँ नहीं सह पा रहे थे, तो वो अच्छे वर्कर नहीं है। सो ये इनका रेसिज्म है, सीधा सीधी, कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, इसमें कोई कहानी नहीं है। वो जो औरत कार्ड वो खेल रही है, वो भी मतलब बात की आफ्टर थॉट है। क्लासेस लगाए हुए ताकि पता ना चले कि असल अथरू है या थोड़ा सा कोई, शी इज रेसिस्ट एंड कंटेंट क्रिएटर्स भी है ना, हमें क्या पता भाई, मैं तो किसी कंटेंट क्रिएटर टाइप के जो लोग होते हैं किसी बात पे यकीन नहीं करता। और वो उन्हें जो बेचारे छोड़ के गए हैं, आई कांट ब्लेम देम, एंड आल्सो अ वर्ड ऑफ एडवाइस फॉर हर। यहाँ पर मैंने ग्लोरिया जीन्स, डिफरेंट कैफ़ेज़ के मालिकों से मैंने इस बारे में बात की हुई है। आई वाज वर्किंग ऑन अ पीस, तो वो मुझे ये बता रहे थे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ अ ह्यूज इशू, बिकॉज यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ पर एक जो लड़का ट्रेन हो जाता है, कोई भी हो, बैरिस्टा हो या पिज़्ज़ा बना रहा है या कुछ हो रहा है, उसको मल्टीपल ऑफर्स मिलती हैं इंक्रीमेंट की ना। और जिस किस्म की ये लॉयल्टी चाह रही है और जिस किस्म का ये एनवायरनमेंट दे रही है, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। यहाँ पे कोई वर्कर जो है वो स्टे नहीं करेगा, और बहुत ही मजबूर होगा वो बेचारा जो इनके लिए कोई 12, 14, 15 हज़ार रुपए काम करके ज्यादतियां, हाँ, वो बर्दाश्त करते हैं। बाहर जो, हाँ, वो जो बाहर होता है, जिनके पास ना कागज ना कुछ होता है, 2200 रुपए घंटा पे उसको 12 ज्यादा कह रहे हैं, 7-8 देते हैं, पाकिस्तानी रखते हैं, ये वो चाहती है, उनको रखते भी पाकिस्तानी है, उनको कहते तुसी इलीगल हो ना दे पैसे दांगे, ये चाहती है कि अफगान रेफ्यूजी। मैंने तो देखिए जी, मैंने तो ट्वीट किया था कि इनका जो कैफे है उसका बॉयकॉट होना चाहिए, और वो उस पे जो है वो काफ़ी लोगों ने उसको किया और उसकी वो रेटिंग भी कम हुई है। बट ऐसे लोगों को जो रेसिस्ट लोग हैं ना, अब पंजाबियों को वाकईतन इसके ऊपर बात करनी चाहिए, और पंजाबियों को ना सिर्फ पंजाबियों के खिलाफ रेसिज्म पे बात करनी चाहिए, पश्तूनों के खिलाफ भी जो रेसिज्म है ना उस पर भी बात करनी चाहिए। अच्छा अली, तुम बताओ फिर यार कुछ स्ट्रेटजी। यार मेरा ख्याल है कि मैं तो जानता भी नहीं था कि सईफा जब्बार खटक एग्जिस्ट। आई डिडंट ऑब्वियसली, व्हाई वुड आई नो कि पिकी पैटी एग्जिस्ट। पिकी पैटी ये उनके उस रेस्टोरेंट का नाम है। ओके। तो हमें कोई आइडिया नहीं था, लेकिन वो आज जो है वो मौजूद है और परफॉर्मेंस उनकी बहुत अच्छी है। इस हवाले से देखा जाए कि आज भी मैंने चेक किया, जब उनकी रोती हुई वीडियो आई तो वो रोती हुई मुझे लग नहीं रही थी, तो मैंने कहा यार ये मुझे अदाकारी लग रही है। फिर मैंने जाके चेक किया तो उनकी जो रेटिंग्स हैं वो इस वक्त भी 4 है। ठीक है, कम हो के भी 4 स्टार्स आउट ऑफ 5। तो कोई वो 1.2 1.1 वाला सीन नहीं है। नहीं अली, ये सिर्फ 4 रेटिंग्स हैं। ये इन्होंने चेंज किया अपना ना, वो उसको डिलीट कर दिया। अच्छा, ये बेसिकली 4 दिन पहले भी ऐसी था, 4 थी आउट ऑफ 5। नहीं, वो 1 पहले दिन वीडियो आई है, उस दिन मैंने देखी, उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे देखी, और उसके बाद मैंने आज देखी है। ये 4 से रान साहब बता रहे हैं कि उन्होंने पेज डिलीट कर दिया है, नया पेज बना लिया है, और वो उसको गायब भी कर रही हैं, डिलीट भी कर रही हैं रेटिंग्स को। मौजूद हैं, ये काम करती हैं, और वो आराम से जो है वो उनकी रेटिंग्स जो है कोई मसला नहीं, मैनेज हो सकती हैं। दैट्स नॉट कोई इशू कोई नहीं। बट एवरीवन नोज दैट शी एग्जिस्ट्स, दैट शी हैज अ कैफे, एंड ये सिर्फ 4 रेटिंग्स हैं, उसने डिलीट कर दी हुई हैं सारी। नहीं, दैट्स ग्रेट, बट द थिंग इज कि इट रिमेंस एट 4। हां, बताइए बात ये 4 रेटिंग 4 पे उसने 3.8 किया हुआ है। द थिंग इज कि आप इतना शोर एंड डालें, थोड़े पैसे खर्चे तो रेटिंग आपकी बढ़ जाएगी। एम इतना टाइम करें अली, ये वो है ना। हां, कंपनी किसी को देना पैसे 4 पे है। हां ठीक है, 3.8 है यार असल में।
वो अभी 3.8 हो गई अभी और ना। कम होगी। अच्छा, ये हाँ, basically ठीक है, आज ये भी। जो असल पॉइंट है वो हाँ, वो ये है कि गूगल की रेटिंग्स देखकर कोई कहीं नहीं जाता, वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर जाता है, और वहां पर जब आप जाएंगे नहीं अली, आपको गूगल नजर की आएगा रेटिंग्स वर्क, गूगल रेटिंग्स वर्क फॉर बिजनेसेस बहुत फोकस करते हैं वो इस पे। बिजनेसेस फोकस करते हैं। आप बात कर रहे हैं क्या कहते हैं एडवर्टाइजमेंट की, यहाँ पर जो खाने अगर चलाना है ना आपने, तो उसके लिए इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। हाँ, वो वर्ड ऑफ माउथ का बड़ा उसमें फैला रहा सब कुछ का काम है। और ये इन्होंने मेरे काफी से एक बेहतरीन किस्म की हाँ। पीआर को है ये। अच्छा, अली का ये कहना है कि पीआर को, बट आई डोंट एग्री इसमें, क्योंकि She won't be able to survive this. पीआर को का मसला ये है कि वो जो है, पहली बात तो कोई खास कुछ चीज़ नहीं रही होंगी एक, और दूसरी बात है कि अपनी सबसे बड़ी डेमोग्राफिक जो है, ये आई एग्री कि गरीब पंजाबी उनकी डेमोग्राफिक नहीं है, लेकिन फिर भी अब मैंने इस तरह कहा ना कि पंजाबी का भी मसला होना शुरू हो गया कि हसन साहब, हमें बुरा मैं भला कहा उनको जा सिर्फ रहा एक है। ही मशवरा दूंगा। हाँ, मशवरा क्या है? वो ये है कि थोड़ा सा अपनी क्वालिटी के ऊपर और प्रोडक्ट के ऊपर वर्क करें, और अपने जो कस्टमर बेस है उससे जो जंग है, ये कह रहा हूँ, मत करें अपने कस्टमरों से, मतलब Ceasefire करें। सीज़फायर करें। आपने जो करना था वो कर लिया है, अब आप फोकस ऑन। अच्छा जी, आप कोई जाए ना वहाँ पे और जाके वो खाए, उसका दिल ना करे 1 रेटिंग देने का। असल हम जरा राना साहब अगले टॉपिक पे चले जाते हैं। एक छोटा सा टॉपिक मैंने डिस्कस करना है, वो ये है कि तलत हुसैन साहब के बेटे हैं शामिल लोग उसका नाम नहीं सही लेते, शामिल है। वो उसने स्पेलिंग ही नहीं सही रखी हुई है। ना वो यू नो शमाइल लगता मतलब है। ये वो है ना, वो जिस तरह के SHAMYL है ना, हाँ, शशके वाले जब आप स्पेलिंग रखेंगे तो लोग बेचारे भूल ही जाएंगे ना। वो हमारा जो स्पोर्ट्स रिपोर्टर नहीं होता था ज़ीशान, वो ज़ेड से लिखता था, मैंने उससे ज़ीशान। कंफर्म किया, मैंने अच्छा, कहा मैंने कहा यार शायद वो ये तो ज़ीशान से नाम है, X सही से तरह लिखता था, था, उसने कहा क्योंकि X से भी शामिल लिखते है। हैं ना। शामिल है, जैसे ज़ीशान। ये वो मावरा हुसैन को HOC हाँ, या नहीं, वो वाला होकेन हो गई थी ना, वो होकेन। तो हम भी- अच्छा, तो वो हमने कहा ये भी कोई ज़ात होती होगी पठानों में। हमें क्या पता। अच्छा, तो उनकी वो बांग्लादेश के अंदर जो हम खेलने जा रहे हैं उसके अंदर उनकी सिलेक्शन हो गई है। पता नहीं बेचारे खेलते भी हैं कि नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं 7 टूरों पे जाते रहते हैं। एक टाइम था हसन अली को हम लिए फिरते थे, 7 को 19-20 हमने ट्रिप उसको ऐसे साथ लिए फिरते भाई थे। वो खेला भी है यार। नहीं, वो खेला होगा, एक दो मैच खेल गया होगा, मैच हरवा दिया उसने। नहीं, बहुत से खेल लिया। players के साथ बहुत ऐसा सारे हुआ। होते हैं वो बेचारे पानी लेके फिरते रहते हैं साथ, मतलब एक्सपोजर हो जाता है, गोल अच्छा, फेंक उसको लेते हैं। लेके फिरते रहते हैं, वो हाँ। डोमेस्टिक भी नहीं खेलता, उसके बाद कहते हैं इसकी परफॉर्मेंस ही उसको फारिग कर देते हैं। ऐसा होता है बड़ी दफा। अब उनको भी सिलेक्ट कर लिया गया। उसके बाद जो फिर यहाँ पर पाकिस्तान में माशाल्लाह होता है कि उनके वालिद साहब की वजह से हुआ सारा कुछ। मतलब आम हालात में कोई एक इस तरह का नौजवान लेफ्ट हैंडर आ जाता तो शायद कहते हैं। उनकी परफॉर्मेंस भी कोई बुरी नहीं है, वो लोगों ने शेयर नहीं, किए अच्छी हैं performance है। उनके एक सेंचुरियां और एवरेजेस सारा कुछ। आम हालात होता तो लोग कहते हैं भाई नौजवान टैलेंट को मौका मिल रहा है, नौजवान टैलेंट सामने आ रहा है। नौजवान टैलेंट का प्यो जो है वो एक सहाफ़ी है जो लोगों को पसंद नहीं है या है पसंद, जो भी है। एक खास जमात को पसंद नहीं। हाँ, तो उसके बाद वो उन्होंने बेचारे किया गरीब ये। पे बम्बार्डमेंट कर दी गई। ठीक है, और टू बी फेयर टू तलत हुसैन साहब, ही हैजंट कम आउट टू से एनीथिंग। ठीक है, उन्होंने कहा अच्छा बोलते हैं तो बोलते रहो यार, मेरी बला से। बट द थिंग इज, ये एक बकायदा इस मुल्क के अंदर यार ये बन चुका है ना कि उस बेचारे को सिर्फ इसलिए, अभी तो उसने परफॉर्म भी नहीं किया, उसको 2-3 अंडे ले तो लेने दो। अगर वो 2-3 अंडे ले लेता है, नाकाम हो जाता है, फिर ये सारी गुफ्तगू करो कि यार वो पर्ची दा पुत्र सी तुसी हसन, खराब देखिए, कराता सारा काम। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड कैंपेन है, ये क्रिकेट की बुनियाद पे नहीं की जा रही। ये सिर्फ इस वजह से है क्योंकि तलत हुसैन साहब इज सॉर्ट ऑफ एंटी PTI, और PTI वाले ये कैंपेन कर रहे हैं अगेंस्ट हिज सन, और उसको पर्ची कह के सारा मामला पहले ही एस्टैब्लिश कर फवाद रहे हैं। चौधरी ने स्टार्ट किया, और इसमें वो और कोई इसमें मामला नहीं है फिलहाल तक, ठीक है ना। शामिल जो है, ही वाज अमंग द कैंडिडेट्स जिन्होंने आना ही था टीम में। वो 6 महीने बाद आता है, साल बाद आता है, 1.5 साल बाद आता है, बट ही इज बीन परफॉर्मिंग, और वो एक सिस्टम का हिस्सा है, सिस्टम से आया है, उसने आना पीटीवी के लिए ही भी था। खेलता है ना, पीटीवी की टीम पता बनने नहीं के वो उससे domestic सेशन भी खेल रहा है, मैंने उसने शुरू कर दिया है, अंडर PTV 16 हाँ, कप्तान है ना उनका पीटीवी का। 19 सब कुछ खेल लिया उसने ना, और वो परफॉर्म भी किया उसने। अब उसने आना ही आना था, और आई एम हैप्पी कि उसको इन्होंने वनडे में लेकर आए हैं। शुक्र है T20 जिन्हें उन्होंने खिलाता। लेकिन इसमें ये हुआ है कि जो एक और लड़का था, डिजर्विंग लड़का था, शाज़ेब भट्टी, उसने अनाउंस कर दिया कि मैं पाकिस्तान छोड़ के जा रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर मेरिट नहीं है, यहाँ पर वो बात नहीं सुनी जाती। सो ये एक आई थिंक इसको देखना चाहिए PCB को कि उसके साथ क्यों नहीं कम्युनिकेट किया गया। ये जो हमारी इस टाइम सिलेक्शन कमेटी है, मेरी मोहसिन नकवी साहब को बड़ी मोदबाना गुजारिश है कि इनको सैक करके इन पे NCCI का वो मुकदमा बना के इनको जेल में डालकर इनसे जान छुड़ाएं, और आमिर सुहेल जैसा जो सरफिरा आदमी है ना कोई, उसको लेकर आए। अगर आपने टीम वाकई बनानी है, यार, ये जो आमिर सुहेल से याद आ ड्रामेबाजी, गया। सर मेरा पॉइंट हाँ, सुन लें, सुने। ये जो ड्रामेबाजी की गई है ना इस मौके पे, ये जो टीम भेजी गई है बांग्लादेश, ये हमें सारी समझ आती है ये क्या कर रहे हैं। ये वो लड़के नहीं हैं जो कि पाकिस्तान को एक्चुअली फ्यूचर में अगले 10, 15, 20 साल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इन्होंने किया ये है कि ये इन्होंने एक मिक्स सी टीम खिलानी है, और उस टीम ने हारना है, और वो हार गई।
तो इन लोगों ने कहना है कि अब क्या करें, अब हमने वही वापस जो है ना वो सारा कुछ करना है जो वो शदाब करना वगैरह है। वापस लेके आना है। क्योंकि ये इन्होंने अफगानिस्तान के साथ वाले टूर में भी किया था, शारजा में सेठी साहब वाज हेड और बाबर को नहीं भेजा था, और वो शदाब वहां पर वो कप्तान बनने को तैयार नहीं था, इतना 2 नंबर आदमी है, और वो पाकिस्तान 3 T20 हार के आ गया था। ये वही करने जा रहे हैं, आई एम टेलिंग यू दिस। और इस सिस्टम में जब तक आप सिलेक्टर्स को चेंज नहीं करते, जब तक आप कोच को चेंज नहीं करते, जब तक आप कैप्टन को चेंज नहीं करते, देयर कैन नेवर बी अ चेंज, एक्चुअल चेंज। तो अगर आपने ये करना है तो आमिर सुहेल जैसा कोई संकी पागल आदमी, उसको यूनुस खान, राशिद लतीफ़, उसको जब तक आप नहीं लेकर आते सिलेक्शन कमेटी में, तब तक ये मामला हमारे कम से कम हल नहीं होने वाले। राना साहब ने सारी बातें कर दी, आमिर सुहेल बार बार कह रहे हैं। राना साहब, मुझे ख्याल आ जा रहा है कि राना साहब जो हैं वो आमिर मीर की बात कर रहे हैं। वो पता ना आमिर मीर और शाहिद अफरीदी का भी कोई टसल चल रहा है। शाहिद अफरीदी ने कहा कौन है आमिर मीर, कहाँ से आ गया ये, समा के एक प्रोग्राम में। फिर उन्होंने आमिर मीर साहब ने व्हाट्सएप की स्क्रीनशॉट लीक कर दी। उन्होंने कहा ये देखो ये हूँ मैं, तो मुझे सलाम दुआ करते रहते। तो मैंने कहा शायद आप उसकी बात अच्छा, वैसे वो आखिरी मैसेज जो है वो पिछले साल अप्रैल का है, 1 साल हो गया है, इसका मतलब है उनकी कोई आपस में इतनी कोई ताल्लुक भी नहीं है, सच्ची जो बात है। हाँ, लेकिन उस पर बड़े देखो ना, राना साहब कह रहे थे ना कि वो साइडें हैं, तो वहाँ पे भी शाहिद अफरीदी के खिलाफ भी एक सियासी जमात के लोग हैं ना, तो उन्होंने फटाफट उठा लिया कि देखो शाहिद अफरीदी झूठा आदमी है। यार बात यह है हसन, एक कैंपेन है शामिल के खिलाफ, एक ऐसा बच्चा है जो कि परफॉर्म कर रहा है रेगुलरली और कोशिश कर रहा है सिस्टम से बाहर आने की, सिस्टम के ज़रिए टीम में आने की, और हम उसके ऊपर एक ऐसा अनड्यू प्रेशर जो है वो डाल रहे हैं जिसका वो कोई रिस्पांस दे नहीं सकता। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये कि अभी वो टीम में नहीं है, तो उसकी परफॉर्मेंस जो भी होगी तो वो आके क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर पता चलेगा, जो खेलेगा पता तो कर सकता है। अभी तक वो टीम में आया नहीं है। टीम में आने से पहले उसकी जो परफॉर्मेंस है, वो जो भी परफॉर्मेंस हो, वो छुपी हुई है, क्योंकि टीवी पर नहीं आ रही, लोग उसको खेलते हुए देख नहीं रहे। नाउ लुकिंग एट दिस, मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है बहुत सारे लोगों से। मैंने कुछ लोगों से बात की थी, 1-2 ट्वीट्स मैंने डिलीट भी करवाई लोगों को कह के, ज़ाती तौर पर रिक्वेस्ट करके। आई हैव नो आइडिया, मेरी तलत हुसैन साहब से कोई ज़ाती ताल्लुक़ नहीं है, वो मुझे जानते भी नहीं होंगे कभी कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, और शामिल हुसैन को मैंने कभी नहीं देखा। बट मैंने सिर्फ इस वजह से कि यार एक बच्चा है, उसका क्यों करियर बर्बाद करना है। तो मेरी बाकी सब लोगों से भी यही दरख्वास्त है कि आप सहाफ़त कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, आप करते रहें, जारी रखें, मगर एडल्ट्स तक रखें, बच्चों को मत शामिल करें। बच्चों को बीच में लाने का कोई मकसद नहीं क्या है। उसे फेल तो हो रहे थे, उसके फेलियर का इंतजार करें, फिर ये बातें सारी बुलिंग करें। वाली पॉलिसी है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बुलिंग का कोई मकसद नहीं है, और आप उसके ऊपर क्यों ऐसा प्रेशर डाल रहे हैं जिसका वो आपको उस तरह से जवाब नहीं दे सकता। आपने क्रिकेट खेलनी कोई नहीं, आपसे कोई पूछेगा नहीं कि भाई तू तो फेल हो रहा है, तू क्या बात कर रहा है। आपने याद है, आप कह रहे थे कि राणा साहब ताड़ियां भी काट लेंगे कोई ना कोई कमजोरी। वो देखिए तलत हुसैन की उनको उस तरह को मिलती नहीं थी, उन्होंने वो उनको मौका मिला तो उन्होंने कहा लो भी ऐसी की तैसी इसकी। अच्छा, नहीं तलत साहब भी खैर आए नहीं, तलत साहब खुद भी बड़े क्रिकेटर हैं। तुम कुछ और भी डिस्कस करना चाह रहे थे बिफोर आई एंड द शो? बात जो है वो डिस्कस करना चाह रहा था। पंजाब हुकूमत ने एक फिल्म पॉलिसी, आपको पता है मरियम औरंगजेब जब पहले फेडरल में थी तो उस वक्त भी उन्होंने कोशिश की थी, और फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से काफ़ी उसकी तारीफ हुई थी। अभी उन्होंने पंजाब के अंदर भी जो है वो काफ़ी एफर्ट्स की हैं। उसके बाद एक पॉलिसी अनाउंस हुई है और उसमें ये फैसला हुआ है कि एज ए सीड फंडिंग या कुछ एक फंडिंग के तौर पर 3-3 करोड़ रुपए जो हैं वो फिल्म मेकर्स को दिए जाएंगे। 5 लोगों के अभी तक नाम आए हैं जिनको 1.5 करोड़ रुपया ऑलरेडी दे दिया गया है, 15 मिलियन। उसमें शान शाहिद हैं, हुमायूं सईद हैं। शान शाहिद जी पंजाब हुकूमत से 1.5 करोड़ ले गया। बात तो बता रहा हूँ ना, अभी सुनिए तो ऐसे न करें यार। हुमायूं सईद हैं, शान शाहिद हैं, वासे चौधरी हैं, सैयद नूर हैं, और एक कोई और है। तो ये 5 लोग जो हैं उन लोगों को मिले हैं। अब सैयद नूर की हद तक तो देखें वो पहले भी ये बात करते रहे हैं। अब मेरी सैयद नूर के हवाले से कुछ मेरी तनकीद भी है कि भाई वो कंपटीशन के ज़्यादा हक में नहीं है। वो चाहते हैं कि ना प्रोटेक्शनिज्म होना चाहिए यहाँ पर, इंडिया से फिल्म नहीं आनी चाहिए, हमारे सिनेमा के अंदर जो है वो हमें फिल्म होनी चाहिए। फिर साथ साथ उनको गवर्नमेंट की फंडिंग भी जो है वो उसके ऊपर तनकीद, सब्सिडी मॉडल पे काम चले। आई लाइक द फैक्ट कि जो पंजाब हुकूमत है वो फिल्म मेकिंग के बारे में, फिल्म के बारे में सोच रही है। उसके अंदर शान शाहिद साहब जैसे राणा साहब भी चौंक पड़े, मैं भी चौंक पड़ा था। मैंने सुना, मैंने कहा यार 1.5 करोड़ रुपया ये ले भी गया है, अभी तो बात शुरू भी नहीं हुई। वासे चौधरी की हद तक या हुमायूं सईद की हद तक मैं इसलिए भी राजी हूँ, हुमायूं सईद फिल्म तो बना रहे हैं ना। ठीक है, हुमायूं सईद ने कुछ फिल्में बनाई हैं पिछले कुछ अरसे में, जवानी फिर नहीं आनी, जवानी फिर नहीं आनी 2, पंजाब नहीं जाऊंगी, लंदन नहीं जाऊंगी,
जो कि सुपरहिट फिल्में हैं। खलीलुर रहमान कमर जो है वो भी उसके अंदर शामिल है। खलीलुर रहमान कमर ने एक्चुअली मरियम नवाज की बहुत तारीफ की है। उसने कहा मैं पीटीआई का सपोर्टर हूं, मैं इमरान खान का सपोर्टर हूं, लेकिन जो चीज़ मैं अपनी हुकूमत से नहीं करवा सका वो मरियम नवाज ने किया, और उसने कहा मैं सैल्यूट पेश करता हूं। सो द थिंग इज़ कि फिल्म मेकिंग के लिए कुछ अगर वो सोच रहे हैं, मगर एक चीज़ जो कि वो जो हमारे बड़े सीनियर राइटर हैं नासिर अदीब साहब, वो एक वीलॉग कर रहे हैं आजकल, और बहुत पॉपुलर वीलॉग है, और उन्होंने ये बात की है कि देखें ये चीज़ें आप कर रहे हैं, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, यू आर डूइंग गुड जॉब। उन्होंने कहा छोटे शहर जो हैं, लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, अब आपने जो है वो मल्टीप्लेक्सेस बना लिए हैं। वहाँ ख़त्म हो गया सिनेमा, वहाँ सिनेमा खत्म हो गया, इतनी महंगी टिकट बन गई है सारी कि गरीब आदमी जो है वो जा ही नहीं सकता। और वैसे भी वो मार्केटें बना दी उन्होंने सारी। वो ये कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत जो फंडिंग कर रही है ना, इसी बजट में से कुछ बिल्डिंग्स में सिनेमा हॉल्स बनाए, और उसकी सारी जो रेवेन्यू उससे जनरेट होता है वो पंजाब हुकूमत ले, उससे उस बिल्डिंग की भी जो है वो मेंटेनेंस वगैरह का भी खर्चा रखा जाए, वो सब कुछ हो, गवर्नमेंट जो है वो उसको मेक श्योर करे कि यहाँ पर जो है वो जो माहौल है वो फैमिलीज़ के लिए जो है वो काबिले गुजारा हो जिसे कहते हैं, तो वहाँ पर जो है वो जाने के लिए। लेकिन ये जो चीज़ है, आई पर्सनली फील कि ये जो है वो बहुत एक अच्छी तजवीज़ है। बिल्कुल हसन होते थे, मुझे याद है मैंने बचपन में कई फिल्में अपनी, यार नहीं, तुम तो लाहौर की बात कर रहे हो ना, अपनी अम्मी और अपनी चचियों के साथ जाके, तुम तो लाहौर की बात कर रहे हो ना। मैं ये बता रहा हूँ, मेरा ननिहाल गुजरा वाला था ना, तो हम बाय रोड जीटी रोड से जाया करते थे। ये मुरीद के कामों के ये सारे जो है ना, इनमें शहर से थोड़ा सा बाहर निकल के ना, मतलब एक ओपन सी जगह पे वो बने होते थे सिनेमाज, और यू कुड सी कि वहाँ बड़े बड़े पोस्टर लगे होते थे सुल्तान रही के, और जो भी उस वक्त की मूवीज होती थी। एंड फिर टाइम ऑब्वियसली अर्बनाइजेशन हुई, वो खत्म हो गए, उनमें लोगों ने प्लाजा डाल दिए, ये कर दिया वो कर दिया, बिकॉज एज यू सेड ना वो उतना प्रॉफिटेबल नहीं था, या प्राइसेस इंक्रीज करते तो लोग चले जाते, और फिर वो फिल्में भी उस जमाने में। लेकिन सर देखिए, पहली बात तो ये है कि शान शाहिद को मैं तो कहता हूँ सर ट्विटर डिलीट की पुरानी की नहीं, मेरे ज़हन में तो ये ख्याल है कि जो मरियम को गालियां निकाल रहा था वो उसे डिलीट की भर पानी में डूब मरना चाहिए शान शाहिद को, उसको शर्म आनी चाहिए। ये 1.5 करोड़ या 3 करोड़ रुपया लेते हुए मुंह पे मारना चाहिए, उसको चाहिए था चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, वो तो कामयाब है। क्या मतलब? राणा साहब वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें कुछ नहीं मिला भाई, नहीं वो कह रहे हैं कि वो उनकी मुखालफत कर करके उनको गालियां निकाल के भी उनसे 1.5 करोड़ ले गया, 1.5 करोड़ और खड़ा तो होता ना। यासिर नवाज, कोई बंदा, मर्द की कोई जुबान होती है, वो इतना इनको बुरा भला कहता रहा है। पीटीआई यूथिया, शान शाहिद पाकिस्तान का सबसे बड़े यूथियों में से एक यूथिया, या लेकिन वो गवाल मंडी और वो मतलब कश्मीरी कनेक्शंस भी तो खानदानी ताल्लुकात है। हाँ यस, वो कह रहे हैं खानदानी अच्छा, अब वो पैसे लेकर वो निकल गया। अब मुझे आई एम श्योर कि अगर कोई नई ना फिल्म बनाएगा तो वो ये डिफॉल्टर होगा ना, तो वो शान शाहिद होगा। अच्छा, दूसरी बात पता क्या है, मैं आपको इसकी अब बताऊं, या उसके बाद वो पुरानी डब्बे में पड़ी होगी फिल्म जो उसने कभी बनाई होगी, वो निकाल रहा है, वो ज़रार पे काम कर रहा था। वो प्रॉब्लम विद शान शाहिद इज दैट ही मेक्स टेरिबल मूवीज। ठीक है, मुझे देखिए शान शाहिद के साथ फिल्म बनाने में, गन्स एंड रोजेस बनाई थी बहुत पहले, उसने वो फ्लॉप हुई। उसके बाद मुझे चांद चाहिए टाइप की एक फिल्म बनाई थी, वो भी फ्लॉप हुई। उसके बाद उसने मजाजन से फिल्म उठाई, मजाजन के अंदर से उसका एक स्पिन ऑफ था सॉर्ट ऑफ, जिल्ले शाह जो फिल्म बनाई थी उसने। बट मैं शान शाहिद को पैसे देने से मुझे ये एतराज़ है कि आप गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ही डजंट नो हाउ टू मेक फिल्म्स। अच्छा, अब ये देखिए ना, इसमें ये प्रीडोमिनेंटली इस तरह लग रहा है कि आई थिंक यासिर इज़ फ्रॉम कराची, बाकी तो ये सारे पंजाबी इन्होंने। अब एहसन रहीम को क्यों नहीं पैसे दिए, वो मुझे उसमें है कि वो एहसन रहीम को। अब मैंने आई इंटरव्यूड एहसन रहीम एज वेल। तो देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम पता है कि आपकी फिल्म इंडस्ट्री की, पंजाब हुकूमत पैसे दे रही है, तो पंजाब हुकूमत ने पंजाबियों को ज्यादातर पैसे दे रहे हैं ना, फेडरल गवर्नमेंट देगी तो फेडरल गवर्नमेंट दे देगी। ये सिंध गवर्नमेंट से पैसे मांगे यार, हर चीज हम पंजाबी करें। अब देखिए मैं भी पंजाबी हो गया हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ हम पठान, लेकिन हम पंजाबी हो गए हैं। जो रियल इशू है ना, वो है यहाँ पर इकोसिस्टम का, इंफ्रास्ट्रक्चर का। जो डायरेक्टर्स अच्छी फिल्में बना रहे हैं या बनाते हैं, उनको जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि अगर आप उनको स्टंट मैन भी चाहिए ना, तो उन्होंने कोई स्टंट सोचा हुआ है, तो वो पाकिस्तान में पॉसिबल है ही नहीं। वो यहाँ पर शूट कर सकते ही नहीं है, उनको बाहर जाना ही जाना पड़ता है। ये मतलब लिखी पड़ी बात है। सो अगर पंजाब हुकूमत ने कुछ करना है, फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ करना है इस मामले में, तो उनको चाहिए ये कि उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाना चाहिए, फिल्म अंडरस्टैंड करना चाहिए, फिल्म की जो शूटिंग है, फिल्म का जो बिजनेस है, उससे एक इकोसिस्टम में ये सारा काम होता है। वो अगर यहाँ पर वो चीज़ें कर दें, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना दें, तो वो बहुत ईजी होगा। जो अपना वो थी अली जफ़र की फिल्म तीफा इन ट्रबल, उसमें जो शूट्स हुए हैं, जो स्टंट्स होने थे, वो उन लोगों को इतनी मुश्किल हुई। यहाँ पर कोई स्टंट मैन है, अल्लाह उनका भला करे, उसने
कुछ ऑर्गेनाइज की वायर्स, यहाँ पर वो वायर्स ही नहीं है जो कि उसके लिए यूज होती हैं। सो बड़ा बहुत ही राजा बात बेसिक ये ना काम कि है, government अगर ने- ये उस पे काम करें तो फिर फिल्म का जो क्वालिटी साहब, है वो government बेहतर, ने- और यहाँ पर लोग ट्रेन हो सकते हैं, और यहाँ पर एक जो फाइनेंशियल मॉडल है वो लोगों में पैसा डिस्ट्रीब्यूट होने का वो बन सकता है। मुझे हज़रत ख़ार को, वकास हबीब राना साहब को और अली वासी साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।